everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. ठीक है, तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा टफ है रेडिएशंस जो है ना, उसमें नए नए टर्म यूज होते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा बहुत इजी नहीं। गुड आफ्टरनून सर। फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान कर दोगे ना, अगर रिवाइज वगैरह करोगे तो आ जाती है। फॉर्मूले ज्यादा नहीं, रेडिएशन की थ्योरी से थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कुछ 2-4 फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है, बहुत ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं। यही तो हीट के साथ खास बात है। ये सब पोर्शन है ना जो आपके मॉड्यूल 3 में दिया हुआ है। मॉड्यूल 3 में जो भी चीज दी हुई है ये थोड़ी सी थ्योरी टफ है, मैं इसके क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते एज कंपेयर टू द कोर मैकेनिक्स। हाँ, उसकी थ्योरी आपको लगेगी कि बड़ी सिंपल सी है, लेकिन उसका जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कई बार बड़े मुश्किल आते हैं। तो आप ये मान के चलें कि मॉड्यूल 3 तो शॉर्ट होती है। मॉड्यूल 3 के क्वेश्चन अगर आएंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर ही लोगे, है ना। जो हीट वाला पोर्शन है, या जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाँ, या वेव है, इसके क्वेश्चंस थोड़ी सी मुश्किल है। इसको समझना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर ये आ जाए ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज कम आती है, क्योंकि वो ज्यादा फोकस जो होते हैं ना वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स पे लगा देते हैं। तो जब तक ये चैप्टर का टर्न आता है ना, तब तक आपकी ऑलमोस्ट जो एकेडमिक ईयर है वो खत्म होने वाला होता है, तो उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो अभी आपको यही करना है कि जैसे मैंने बताया कि इस चीज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हुए बस 1-2 वीक अभी इस वीक और नेक्स्ट वीक हीट के प्रैक्टिस शीट दूंगा, उसके बाद फिर से मैं आ जाऊंगा मॉड्यूल 1 के, क्योंकि आपका मेजर टेस्ट आएगा, फिर मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, उसके बहुत सारे टेस्ट पेपर्स दे देंगे। सर कल टीडब्ल्यूटी होगा? हाँ, कल टीडब्ल्यूटी है क्या? पिछले हफ्ते मतलब इस हफ्ते होना था, लेकिन वो हो नहीं पाया था अभी तो। तो कोई मुझे नहीं पता होता टीडब्ल्यूटी के बारे में ना, वो सेंट्रल के जो मैनेजर्स होते हैं ना वो बता पाएंगे। तो वैशाली मैम है या इधर अमित अरोड़ा जी हैं, इससे आप पूरा कर सकते हैं। सर मेजर टेस्ट कब है? मेजर टेस्ट मेरे ख्याल से 11-12 को है, 11-12 नवंबर को जहाँ तक 11th या 12th नवंबर को आपका मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट सर बाकी आपका सर आज का लेक्चर पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है हीट के? बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टेड है। फिजिक्स में ऐसा होता ही नहीं है कि भाई लेक्चर कोई आइसोलेटेड होगा, पूरा मतलब आज का चीज जो है वो कल ही के ऊपर कनेक्टेड है। कल तो हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी, एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, तो आज ओनली उसी के न्यूमेरिकल से अटेंड करेंगे। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूंगा पहले कि कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करके आज हम न्यूमेरिकल से अटेंड करेंगे, ताकि जो भी चीज आपने कल पढ़ा था ना उसमें आपको कमांड है। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड विद द थर्मल रेडिएशन। हाँ, हमने जो स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड विद द थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन में जस्ट मैंने कुछ लॉज आपको बताए थे कि जो सबसे पहला जो थर्मल रेडिएशन का लॉ था वो था पावर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। हाँ, इनविजिबल पावर क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। इसी को अगर मैं किसी नॉर्मल बॉडी के लिए अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा, स्मॉलेस्ट सिग्मा इनटू टी की पावर, है ना। इसी से अगर मैं dq बाय dt निकालूं, पहला अगर इसी से मैं ये निकालूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, भाई किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, तो उसी को हम बोलते हैं dq बाय dt। और उस dq बाय dt की वैल्यू में एरिया भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिग्मा इनटू टी की पावर, है ना। तो जस्ट तीन चीजें हमने डिस्कस की, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ये आपका आ गया, और लास्ट में आपका ये इस रेट से हीट का क्या होता है आपका ट्रांसफर हो, और इस dq की जगह पे हम ये लिख सकते हैं dq इक्वल टू हो जाएगा ms इनटू डी। जो हीट ट्रांसफर होगी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो कितना हो जाएगा कि आपका ms इनटू डी। तो पहले जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे, है ना। दूसरा हम लेके आए थे एक फॉर्मूला वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग जो लैम्डा m होता है
This is inversely proportional to the temperature of the body. जिस वेवलेंथ पे इमिसिव पावर मैक्सिमम होती है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पे नॉर्मली ऐसा लिखा था हमने कि लैम्डा m इक्वल टू b बाई टी और b जो है वो एक कांस्टेंट था। तो सेकंड फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा पहला ये, सेकंड और थर्ड फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। थर्ड फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे थे इसमें वो हम यूज कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो रेट ऑफ कूलिंग होता है दैट इज माइनस dt बाई स्मॉल, है ना। इसकी वैल्यू जब हम लिखते हैं प्रॉपर, अगर मैं लिखूं कि रेट ऑफ कूलिंग डी स्मॉल dt बाई dt क्या होगा, तो ये जो फॉर्मूला होता था वो आपका आता था, जैसे आपका E is सिग्मा बाई ms into 4 T naught Q into T minus T, ये आपका है ना। रेट ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग E is सिग्मा बाई ms 4 T naught Q बाई T minus T naught हो जाएगा। इसी में आपको क्या है, ये पूरी चीज एक कांस्टेंट है ना, ये पूरी चीज क्या कहते हैं, आपकी कोई कांस्टेंट की। तो रेट ऑफ कूलिंग को हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई dt बाई स्मॉल dt की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी k into T minus K, है ना। इसमें T बॉडी का टेम्परेचर होगा और T नॉट क्या हो जाएगा, जैसे आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि आपका पर्पस ये होता है कि कोई बॉडी जैसे अपने यहाँ पे प्लेस की, है ना, एनवायरनमेंट टेम्परेचर T नॉट है और बॉडी का टेम्परेचर T is equal to 0 by T1 where T1 is greater than T, है ना। तो सबसे पहले बॉडी कूल होगी, इससे ज्यादा हीट बाहर निकलेगी तो बॉडी कूल होगी। आपको निकालना होता है कि स्मॉल टी टाइम के बाद अगर इसका टेम्परेचर T2 हो जाए तो इस T2 की वैल्यू कितनी होगी। बॉडी का टेम्परेचर अगर T1 से डिक्रीज करके T2 हो गया स्मॉल टी टाइम के बाद, तो इसका टेम्परेचर आपका कितना होगा, वो भी हम निकाल सकते हैं। कि इसी में आपके पास दो मेथड, एक तो मेथड था उसको हम बोलते थे एग्जैक्ट मेथड, एक मेथड था आपका एग्जैक्ट मेथड, है ना। तो जो एग्जैक्ट मेथड था उसके अकॉर्डिंग आपने जो फॉर्मूला लिखा था, है ना, या तो हम ये लिख सकते थे कि ln ऑफ यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T नॉट बाई T1 माइनस T2 इक्वल टू माइनस KT, ये तो आपने लिखा था। उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स पुट करने के बाद एग्जैक्ट मेथड का फॉर्मूला ये था कि इसी को एक्सपोनेंशियल टर्म्स में आपने चेंज कर दिया। जब एक्सपोनेंशियल टर्म में चेंज करेंगे तो T2 माइनस T नॉट की वैल्यू हो जाएगी जैसे आपकी T1 माइनस T नॉट और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस, है ना। तो ये दो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं जब एग्जैक्ट मेथड हम यूज करेंगे फॉर एनी टेम्परेचर चेंज, है ना, उसके लिए हम एग्जैक्ट मेथड यूज करते हैं। ऐसे इसी में आ गया था एक मेथड आपने पढ़ा था एवरेज मेथड, एवरेज मेथड। तो जो आपका एवरेज मेथड था दिस इज फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल टेम्परेचर चेंज। अगर टेम्परेचर में चेंज बहुत ज्यादा नहीं हो, स्मॉल हो, तो उस केस में जस्ट फॉर्मूला आपने यूज किया T1 माइनस T2 बाई स्मॉल टी, है ना। इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे कांस्टेंट आ गया K और ये होता है T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस K, है ना। अगर कोई टेम्परेचर चेंज बॉडी में बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, जो T1 से T2 में 1 डिग्री का डिफरेंस है, 2 डिग्री का आ गया, है ना, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। आप इससे करो या इससे करो, रिजल्ट ऑलमोस्ट क्या रहेगा कि आपका सेम। तो पूरे के पूरे थर्मल रेडिएशन में यही 3 स्टेप्स, अगर मैं सबको रिकॉल करूं और एक फ्लो चार्ट बनाऊं, है ना, तो इतनी चीजें एज ए थ्योरी आपको आनी चाहिए। और मैंने सब कुछ डिराइव किया था कि मैंने बताया था कि भाई ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। लेकिन आपको ये सारे टर्म्स आने चाहिए, सिंपल ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ के लिख दिया आपने। ये टर्म के की वैल्यू क्या होती है, ये कितनी होती है, कई बार इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, क्योंकि आज तो खैर नॉर्मल क्वेश्चंस में कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे जी एडवांस के पूरे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। जी एडवांस के क्वेश्चंस कैसे इसके ऊपर आते हैं तो आपको थोड़ी सी फील मिलेगी, है ना। वो अभी नहीं मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वो मिक्स क्वेश्चन, सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन, वो अभी मॉडल आपको मुश्किल हो जाएगा। पहले हम चैप्टर के ऊपर, उसके बाद फिर हम मिक्स क्वेश्चन, है ना। वो आप कहेंगे, बताओ क्या बोल रहे हो सर। जो एग्जैक्ट मेथड है वहाँ पे जो ई है वो एमिसिविटी है या कुछ और चीज है? एक्सपोनेंशियल की पावर यार,
ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये आपने उसमें पढ़ा था ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएशन में। यस सर। वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इजी थोड़ी है। तो वही मैं कह रहा था, ये ई एमिसिविटी नहीं है ना? अरे यार लॉग को हटाओगे तो ई की पावर में चला जाएगा ना। लॉग Yes, के sir, बेस yes. में जो ई होता है वो है, इसको उससे क्या मतलब, ये वाला एक्सपोनेंशियल। यहाँ से लॉग हटाओगे तो यहाँ पे ई की पावर में चला जाएगा, वापस से Yes. लॉग लोगे तो इमिसिविटी नहीं। तो इस तरह से हम इसको एग्जैक्ट मेथड को क्या करते हैं, जैसे आपका सॉल्व, राइट। तो आज जो चीजें होंगी इसी चीज को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ये जो 3-4 स्टेप्स आपने पढ़े थे, इसको आप न्यूमेरिकल्स में किस तरह से अप्लाई करके स्ट्रॉन्ग, वन बाय वन आई विल गिव द फ्यू क्वेश्चंस, उसको आप अटेम्प्ट करो, एकदम सिंसियरली अटेम्प्ट करोगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जब जेईई एडवांस के क्वेश्चंस होंगे तो फिर आपसे सॉल्व कर पाओगे। Yes. वन आई विल गिव द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। हाँ, you can go for very simple question. ना सिंपल जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। सही आंसर दे रहे हो आप लोग? अभी मैं चेक करता हूँ। अच्छा आंसर सही तो बिल्कुल सा लॉजिक का क्वेश्चन। इसमें तो ग्रेजुएशन के एसेस कोई बहुत विधि का यूज भी नहीं। हाँ सही लोग, सही आपके आंसर्स हैं सारे के, है ना। तो Aditya Sharma, your answer is correct. Aditya, your answer is correct. Yash, your answer is correct. And Ruth, your answer is correct. Sakshi Mishra, your answer is correct. Manasvi, your answer is correct. हाँ, Aishi, your answer is correct. Piyush Jha, your answer is correct. हाँ, काफी लोगों के आंसर सही हैं, तो I will explain this question. है ना, जस्ट इसने बोला हुआ है कि रेट ऑफ लूजिंग द हीट, है ना, आपको निकालना है कितना होगा। रेट ऑफ लूजिंग ऑफ हीट का मतलब हो गया आपको निकालना है dq by dt। अभी तो आपने पढ़ा dq by dt की वैल्यू क्या होती है, ms into dt by small dt।
ये जो चीज होता है रेट ऑफ लूजिंग हीट होता है एम मास एस स्पेसिफिक हीट एंड डीटी बाई स्मॉल dt इज द रेट ऑफ लूजिंग का टेंपरेचर। तो इसने बोला दोनों जो बॉडी हैं वो स्फीयर है, इनका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर सेम, तो दोनों का ये चीज सेम है, तो इसका रेशियो मुझे निकालना है। तो इसका जो रेशियो होगा जस्ट आपका एक हो जाएगा m1 इंटू एस वन बाई m2 इंटू एस टू, कि अगर रेट ऑफ लूजिंग हीट निकालना है ये चीज तो दोनों का सेम है, तो m1 बाई m2 इक्वल टू s1 बाई s2 हो जाए। तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो तो इसने दिया हुआ है और डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको आ जाएगा क्योंकि दोनों स्फीयर का वॉल्यूम सेम है, ये अल्टीमेटली ये डेंसिटी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, है ना, कि आपको हो जाएगा d1 बाई d2 इंटू s1 बाई s2, है ना। तो डेंसिटीज का रेशियो से दिया हुआ है आपका 8:1 और स्पेसिफिक हीट का रेशियो जो दिया हुआ है वो 1/4 दिया, तो नॉर्मली आपका ये 2:1 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 2:1, है ना। तो ये मैंने बोला है कि ऐसा नहीं कि बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एकदम सिंपल से इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज किया गया। I can go for this question. This is the question number 2. This is based on the Newton's law of cooling. हाँ, यश कुमार झा, your answer is correct.
हाँ, Riya, your answer is correct. Vani, your answer is correct. Aniruddha, your answer is correct. Rachit Kumar, your answer is correct. हाँ, पीयूष झा, सही आंसर है आपका। सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री, सही, ठीक है। जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। काफी हद तक सही आंसर आया है। आंसर इज द 10 सेकंड, है ना। तो 10 सेकंड जिसका भी आंसर आ रहा है उधर इज द करेक्ट आंसर। आयति, और आंसर इज करेक्ट, है ना। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे हम इससे। कुछ नहीं है, आप देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना बहुत कम, 50.1 से लेके 49.5 से 0.2 डिग्री सेल्सियस का है। तो हम इसमें जो मेथड यूज करेंगे, वी विल यूज द एवरेज मेथड। हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, एवरेज। और एवरेज मेथड का फॉर्मूला हम जानते हैं कि T1 माइनस T2 बाई स्मॉल t इक्वल टू आपका हो जाएगा सम कांस्टेंट k इनटू T1 प्लस T2 बाई माइनस 2। तो टेम्परेचर पहले T1 से T2 हो गया, मतलब 50.1 माइनस 49.9 हो गया इसी 10 सेकंड में। एक कांस्टेंट आप ऐसे छोड़ दो और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 50.9 बाई 2 माइनस T0 जो है आपका 30। तो इसमें k अननोन है ना, इससे k की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकंड्स है ना सर। सॉरी, ये 5 सेकंड्स जस्ट है ना। तो इसने बोला कि इतना से इतना अगर 5 सेकंड में हो रहा है तो इतना से इतना कितने सेकंड में होगा। तो कई बार अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे ना तो हम बोलेंगे दोनों में 0.2 तो हो रहा है, दोनों में टाइम सेम लगेगा, वो गलत है। यूनिटरी मेथड इसमें यूज नहीं होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा तेजी से चीजें कूल होगी। जब टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ लूजिंग हीट भी कम है ना। तो दोनों में टाइम सेम नहीं। इसके बाद हम इसके लिए अप्लाई कर देते हैं इसको। तो इसके लिए अप्लाई करेंगे तो 40.1 से माइनस 39.9 कितने टाइम में होगा। दोनों में k तो सेम ही है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 40.1 प्लस 39.9 बाई 2 माइनस 30। हाँ, तो दोनों को सॉल्व कर लो आप, या तो डिवाइड कर दो या यहाँ से k की वैल्यू पुट कर दो, तो जो टाइम की वैल्यू आएगी वो 1 सेकंड 10 सेकंड है कि भाई दोनों में अमाउंट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर सेम है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था तो ज्यादा तेजी से कूल होती है, तो उसमें टाइम सिर्फ 5 सेकंड लगता है। इसमें टेम्परेचर रेंज कम थी इसलिए रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर भी कम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो नॉर्मली इसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, उसके लिए आपका 10 सेकंड। ठीक है, हमने यूज किया इस केस में एवरेज मैथ।
है ना, तो इस तरह से आंसर सर इसमें 50.01 डिग्री सेल्सियस नहीं था 50.01 डिग्री सेल्सियस नहीं था 50.1 ये 50.1 लिख लो यार, वो गलती से हो गया होगा एक्चुअली। तो सर उससे काफी फर्क हो जाएगा ना सर 0.11 डिग्री आ जाएगा चेंज एक्चुअली टाइपिंग एरर होगा, है ना, अगर आपको सच उससे आंसर अलग आ जाएगा। नहीं 50.1 ही तो है, 0